इन दिनों उत्सव का माहौल है। देश भर में राम नाम की गूंज है। हो भी क्यों ना, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला विराज रहे हैं। देश का हर सनातनी इसे उसी पहली दिवाली की तरह मना रहा है, जिसमें भगवान राम 14 साल के वनवास और राक्षस राज का खात्मा कर अयोध्या लौटे। राम मंदिर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा, सो इस पर सियासत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जोर शोर से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कई जन्मों के पुण्य के बाद ये घड़ी आ रही है। हम सब पुण्य आत्मा है जिन्हें इसे देखने का मौका मिल रहा है। उनका दावा है कि इसके बाद जल्द ही एक बार फिर अखंड भारत बनने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि समय जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे ही कई कांग्रेस मित्र कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी पार्टी गलत दिशा में जा रही है। आताइयों ने हमारे अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए ये उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। समय के साथ जैसा जैसा समय बदलता जा रहा है, कई सारे कांग्रेस के मित्र भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं कि हमारी पार्टी गलत मार्ग पे जा रही है। ये सारे हमारे अपने उस अतीत के काल को याद कर रहे हैं। मामला सीधे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़ा है, इसीलिए कांग्रेस इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन इशारों में तंज जरूर कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसे भी उस दिन का इंतजार है जब मोदी जी रावलपिंडी में तिरंगा फहराएंगे। अच्छी बात है, अगर वो अखंड भारत बनाते हैं तो इसका स्वागत है। देश का एक एक बच्चा उनका साथ देगा। वो जो है इस संकल्प को उठाए, हुंकार भरे, अखंड भारत बनाए। और अखंड भारत का उन्होंने जो नक्शा बताया है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सारे राष्ट्र जुड़ेंगे। बड़ी यूनिक उनकी सोच है और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। मोदी जी जो है रावलपिंडी में अपनी एक आम सभा करेंगे। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने भाजपा को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है। इनमें राम मंदिर का संकल्प तो पूरा हो गया, अब भाजपा अखंड भारत की परिकल्पना पर बात कर रही है। हालांकि राजनीति के जानकार इसे मुमकिन नहीं मानते, लेकिन भाजपा नेताओं का तर्क है कि नामुमकिन तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाना भी लग रहा था। राम मंदिर निर्माण से अखंड भारत निर्माण के पीछे भाजपा राम के नाम पर देश के एक होने का तर्क भी दे रही है। वहीं कांग्रेस इसी को लेकर निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन का अखंड भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। राम मंदिर के बाद अब अखंड भारत का संकल्प क्या है, इसके सियासी मायने। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया एक और चुनावी एजेंडा। राममय हुआ पूरा देश, अलग राह क्यों चल रही है कांग्रेस। 2024 में क्या असर दिखाएगी राम नाम की सुनामी। तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से इस समय पूरा देश राममय है, इंतज़ार अब उस दिन का है 22 जनवरी का, जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह पूरे देश में उत्सवी माहौल है, तमाम सारे आयोजन किए जा रहे हैं और कह सकते हैं
कि पूरा देश कहीं न कहीं उस धर्म पताका लेके राम नाम का नाम लेकर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी है और राजनीति है। जब बात राम की हो रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की हो रही है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बात और आगे बढ़ा दी। उन्होंने कहा है कि अखंड भारत की तरफ जो देश है वो आगे बढ़ रहा है और अखंड भारत बनेगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखंड भारत की बात हुई हो। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार ये बात कह चुके हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अखंड भारत बनेगा। एक संबोधन में तो उन्होंने ये कहा था कि शायद पहले 25 से 30 साल लगने थे, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हुई हैं तो 12 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। साथ ही ये भी वो कहते हैं कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। इसको लेकर भी जो सियासत है, जो राजनीति गरमाई हुई, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से मैं परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, स्वागत करूंगा। हमारे साथ में है अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी, आपको स्वागत है। और सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले सचिन जी, मैं आपके पास ही आता हूँ। अभी तो बात राम की चल रही थी, राम के प्राण प्रतिष्ठा की चल रही थी, लेकिन जिस तरह से एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक कदम और बढ़ा दिया है, अब वो बात कर रहे हैं अखंड भारत की। तो क्या ये मान लिया जाए इसके बाद जो एजेंडा भाजपा का है वो अखंड भारत का है? देखिए, अखंड भारत से पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि तात्पर्य क्या है जी। अखंड भारत से तात्पर्य यह है कि जो भाजपा एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात करती है, कि जो एक सनातन धर्म का जो एक प्रसार जो है हो रहा है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है सारे समाज में, देश में, विदेश में और पूरे विश्व में जिस तरह से फैल रही है, उसके बारे में उनका तात्पर्य था कि जब राम राज्य यहाँ स्थापित करने का जो एक संकल्प लिया है, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अखंड भारत की परिकल्पना जो काफी समय पहले से की गई थी, उसको हम जो है प्राप्त कर पाए। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जो है उसको अखंड भारत की परिकल्पना के रूप में हमने साकार करने का जो है संकल्प लिया है। ऐसा हमने अपना संकल्प लिया है। तो ये उसको इस तरीके से विस्तारवाद की जो बात है, राम अगर भगवान के साथ में अगर आप जोड़ के देखें तो जब राम भगवान ने लंका पे विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने वहां पर राज्याभिषेक अपना खुद का नहीं कराया, वो वहां के राजा नहीं बने, ना उन्होंने अपना कोई डेप्यूटी वहां पर बिठाया कि वो उनके बदले में सत्ता जो है वो कोई और चलाएगा। तो उन्होंने तो जो है विभीषण का राज्याभिषेक किया और उनसे बोला कि आप जो है राज को जो है जनता की जो है सरकार चलाइए, जनता का राज जो है वो चलाइए और जनता के हित में जो भी कार्य हो करना है। तो इस तरह से जो भगवान राम ने मैसेज दिया था वही हम विश्व को दे रहे हैं कि हमारा कहीं कोई विस्तारवाद का कोई हमारा कभी भी राष्ट्रीय नीति हमारी नहीं रही। हमारी जो नीति है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। हम वासुदेव कुटुंबकम की तरफ ध्यान देते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। चलिए तो इसको अलग, चलिए सचिन जी, आता हूं, दोबारा आपके पास में आता हूं। अमित जी, क्या माना जाए ये जो राष्ट्र अखंड भारत की जो परिकल्पना है और बीजेपी जिस तरह से ये कह रही है, क्या कांग्रेस किस रूप में देखती है इस परिकल्पना को? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो हम अखंड भारत से पहले हम जब देश गुलाम था तो हम चाहते थे हमारा भारत स्वतंत्र हो। तो हर प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य था, इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत हो। तो सन 1947 में कई शहीदों ने अपने प्राणों का न्यौछावर दिया, कई परिवार बर्बाद हुए, कई परिवारों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बिस्मिल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और तमाम ऐसे लोग जिन्हें आज हम याद करते हैं। स्वतंत्र भारत जब हुआ तो हम जो भारत मिला, जो अंग्रेज लूट के ले गए, तो भुखमरी थी, गरीबी थी, उसमें समृद्ध भारत
और समृद्ध भारत जब हुआ तो आज अखंड भारत, और अखंड भारत जब होगा तो फिर आएगा राम राज। और मैं समझता हूं कि जिस अखंड भारत और राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है, अभी उसमें समय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक, हर प्रत्येक राजनीतिक दल, और ना कि भारतवर्ष, विश्व के सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में प्रसन्नता है कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सारे लोगों का योगदान है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी। और आज जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं तो मर्यादा जहां जोड़ते हैं, इसीलिए अकेले राम नहीं करते। अब हमें राम राज्य की बात करनी है, तो राम राज कब आएगा? राम राज जब आना है तो उसमें हमें भुखमरी मिटानी होगी, बेरोजगारी मिटानी होगी, इस कलयुग में महंगाई को घटाना होगा, इस कलयुग में महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार को खत्म करना होगा, हर हाथ को काम देना होगा, हर व्यक्ति को सम्मान देना होगा, जब हम समृद्ध भारत की ओर और राम राज्य की ओर बढ़ेंगे। मेरा इस विषय पे यह कहना है कि सचिन जी ठीक कह रहे थे कि अखंड भारत की परिकल्पना जो है वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर है, और हम अखंड होंगे। और आज भी हम अखंड भारत की ओर अग्रसर इसीलिए हैं क्योंकि भारत एक सशक्त विश्व के पटल पर प्रथम स्थान पर कीर्तिमान है। चले रमेश जी, जिस तरह से बात अब, चूंकि मुझे लगता है कि अभी लगातार जिस तरह से हम चर्चा प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान राम की, उनके विचार, आदर्श, सियासत और राजनीति तमाम पर लगातार चर्चा करते आए हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक लाइन अब और आगे बढ़ी है, इस उनका ये बयान या फिर जिस तरह से अब ये जो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं अखंड भारत, क्या अब आगे का जो प्लान है, चाहे हम संघ की बात कर लें, हालांकि संघ तो लगातार इस पे चर्चा करता है, चिंतन मंथन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया है, सर किस रूप में देखते हैं कि वाकई ये आने वाले समय में ये भी एक एजेंडा होगा या ये भी एक परिकल्पना होगी? देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी, अगर राष्ट्र की बात आती है, भारत की बात आती है और अखंड भारत की बात आती है, ये विषय राजनीति से बहुत ऊपर होता है जी। और आज ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख ने चर्चा की है, लेकिन भारत अखंड रहे, कई बार हमारे शब्द में अंतर आता है, संबोधन में अंतर आता है, लेकिन हमारी भावना क्या होती है। मैं बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बहुत पहले भारत अखंड रहे, उसका बंटवारा ना हो, गांधी जी ने इतना संकल्प किया था और उन्होंने कहा था कि बंटवारा तो मेरी लाश पर हो। तो कुल मिलाकर के भारत अखंड रहे। 1857 को देख लीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमको भारत का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। 1857 में भारत का कुल क्षेत्रफल 83-84 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो अब मुश्किल से 32-33 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो लगभग 2/3 हिस्सा हमारा चला गया। तो 1857 में अगर आप दयानंद सरस्वती का वक्तव्य देखेंगे, 1857 के क्रांतिकारियों का वक्तव्य देखेंगे, उस वक्त भी वो चाहते थे कि पूजा पद्धति जो है वो राष्ट्रीयता को विलग नहीं कर सकती। पूजा पद्धति अगर आपकी बदल गई है तब भी आपका राष्ट्र एक है। यही बात दयानंद सरस्वती ने कही, यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही, यही बात गांधी जी ने कही, उस सारे लोगों ने कही। अब वो तो चूंकि बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग ने जो खासतौर से डायरेक्ट एक्शन 1946 में किया, उससे थोड़ा सा माहौल बदला, कुछ भय से बदला, कुछ लोगों को लगा कि चलो भारत का बंटवारा हो। तो कुल मिलाकर के अखंड भारत की बात बहुत बरसों से चल रही है, समय समय पर कई लोग उठाए हैं, उसी प्रक्रिया में मोहन यादव जी ने कहा है, लेकिन ये बात सही है कि अभी उसमें समय है, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जो भारत के हिस्से हैं, जो आज पाकिस्तान के रूप में है, बांग्लादेश के रूप में है, नेपाल के रूप में, श्रीलंका के रूप में, म्यांमार के रूप में है और अफगानिस्तान के रूप में। 1883 से पहले तो अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो इन सारे देशों में सबसे पहले तो एक समूह बनाना। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जिस तरीके से आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए पूरे यूरोप को देशों ने एक
की समूह बना रखा है, एक मुद्रा उन्होंने निकाल रखी है। जिस तरीके से अमेरिकन राष्ट्रों ने एक समूह बना रखा है, रशियन राष्ट्रों ने एक समूह बना रखा है, उसी तरीके से भारतीयता के आधार पर एक समूह बने, ये विचार कम से कम आए, उसके बाद फिर अखंड भारत होगा। ये भी है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर जब हम अखंड भारत की परिकल्पना पर बात करते हैं तो इसमें तमाम सारी चीजें हैं कि जो राष्ट्र या जो हमारा हिस्सा हमसे अलग हो गया कि कहीं ना कहीं उनको भी समाहित करना और फिर अखंड भारत की जो परिकल्पना वो हो। लेकिन क्या ये एक चुनौती अभी ये भी है कि देश के भीतर ही अलग अलग जो चीज़ हम कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की बात कर लें, साउथ की कई स्थानों की हम बात कर लें, कहीं ना कहीं पहले उनमें एक तरह के बेहतर कम्युनिकेशन वहां पर हो, बेहतर एक सामंजस्य हो, बेहतर एकता हो। ये भी एक पहले सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है कि इस पर काम किया जाए और फिर एक जो बड़ा एजेंडा अखंड भारत की कह रही है उस दिशा में सोचा जाए। देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी एक बात समझ लीजिए, कुछ दो प्रकार की बात होती है। एक तो राजनीति राष्ट्र के लिए होती है और कुछ लोगों के लिए राजनीति सर्वोपरि होती है, उसमें राष्ट्र गौण होता है। ये विचार आज नहीं है। आप अगर देखेंगे बिना परिश्रम के तिकड़म के आधार पर राज्य हस्तगत करना, जो दुर्योधन की नीति थी, जो रावण की नीति थी, बहुत से ऐसे दल हैं, बहुत से ऐसे समूह हैं जो उनके अपने पूर्वजों की नीति सिद्धांत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर इनके कारण जो राष्ट्र भाव होता है वो कमजोर होता है। हमारे कुछ प्रांतों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वजों ने सिद्धांत दिया उसके विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात को विराम देना चाहता हूं। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जातिवाद की बात करने के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पर जो पार्टियां काम कर रही उत्तर प्रदेश बिहार में, वो सबसे ज्यादा जाति पर जोर दे रही केवल सत्ता के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का उद्देश्य केवल और राष्ट्र नहीं रह गया, राजनीति रह गई है, तब ये बात आती है। जी चलिए, सचिन वर्मा जी, जिस तरह से अमित शर्मा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह की चीजें हैं, चाहे अखंड भारत की हो या राम राज्य की जो एक परिकल्पना है या प्राण प्रतिष्ठा की हम बात कर लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका जो एक परिधि है, जो इसका एक व्यापक स्वरूप है, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। जब राम की बात आती है तो फिर आदर्श की भी बात आती है, न्याय की भी बात आती है, तमाम वर्गों के उत्थान की भी बात आती है। तो वो कह रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, तमाम तरह की इस तरह की चीजें, कहीं इस दिशा में भी बहुत ठोस काम करने की आवश्यकता है। सक्सेना जी, मैं आपकी बात से और मेरे मित्र जो हैं कांग्रेस की, उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि काम जो है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है और अच्छे कार्य की भी कोई सीमा नहीं होती है। ये कार्य जो है निरंतर चलते जाते हैं और इसमें जो है हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। मगर अभी तक जो हमने एक लिमिटेड अपने रिसोर्सेज में जिस तरह से मोदी सरकार ने जिस तेजी से काम किया है, विकास सारे दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी किया था इस देश में, और जो है ये काम लगातार निरंतर चल रहा है। किंतु जो विकास की गति को जिस तरीके से मोदी जी ने पिछले 9 सालों में जिस तरह से उसको एक जेट स्पीड दी है, वो स्पीड से जिस तरीके से काम हो रहा है, वो जो है वो हमारे लिए जो एक गुड गवर्नेंस का एक मॉडल जो मोदी जी इस देश में खड़ा कर रहे हैं, वो हमारे लिए जो है आगे की जो है गाइडिंग लाइट है और उसको देखकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, अमित जी वो कह रहे हैं कि जेट की स्पीड पे जो काम हुआ है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब हम उस दिशा में भी सोच रहे हैं जो कहीं बहुत दूर की कौड़ी लगती थी जो चीज़, वो कहते हैं कि नहीं, बहुत नज़दीक हम उसके आ रहे हैं और इसीलिए अखंड भारत की परिकल्पना की जा रही है। सारा कुछ मोदी जी का जो विजन रहा है, जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से चीज़ें डाइवर्ट हुई हैं, और यही कारण है कि वो समय अब दिख रहा है कि नहीं, अब अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो साकार होगी। देखिए राजेश भाई, कोई भी राजनीतिक दल हो, निश्चित तौर पे राष्ट्र सर्वोपरि है। और मैं चूंकि सार्थक बहस चल रही है तो मैं उस सार्थकता में एक पहल और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो प्रश्न उठाते हैं कि 70 साल में क्या हुआ,
आज इस बात से चरितार्थ होता है कि हम लाल गेहूं खाते थे। मैंने शुरुआत में ही कहा ना, पहले स्वतंत्र भारत था तो हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, फिर हम समृद्ध भारत की ओर लेके जाएंगे, फिर हम अखंड भारत की ओर लेके जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस रही, उन्होंने काम किया, वर्तमान की सरकार है उन्होंने काम किया, लेकिन आज चुनौतियां अलग हैं। देखिए, उन परिस्थितियों में चुनौती अलग थी राजेश भाई, आज की परिस्थितियों में चुनौती अलग है। हम जेट की स्पीड से तो काम कर रहे हैं, लेकिन जेट की स्पीड से चाइना भी हमारी तरफ भारत में बढ़ रहा है, जेट की स्पीड से महंगाई भी हमारी तरफ भारत में बढ़ रही है। हम जेट की स्पीड से काम तो कर रहे हैं, लेकिन जेट की स्पीड से बेरोजगारी भी मध्य प्रदेश देश के अंदर बढ़ रही है। और उसी तरह जेट की स्पीड से हम काम अगर कर रहे हैं तो शायद धरातल पर उस जेट की स्पीड पर यह देखना पड़ेगा कि हम महिलाओं की आधी आबादी की बात करते हैं, उसको कितने सम्मान की बात कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम चंद कुछ जगह काम कर कर एक जेट की स्पीड बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मुझे याद है कि हम अगर कटरा रेलवे लाइन की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और जो उन्होंने कई सारे प्रस्ताव देश को प्रगति और उन्नति के लिए ले गए वो आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है, जो अटल जी की ग्राम सड़क योजना थी उससे गांव-गांव तक जो जुड़ा, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, वो भी एक देश के राजनीतिक विकास धारा में जोड़ने का काम किया। मैं समझता हूं कि जेट की स्पीड जब होगी जब हम एक संतुलन पैदा करेंगे, और जब होगी जब हम अपने आर्थिक नीतियों को संतुष्ट करेंगे और हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे। सचिन जी कह रहे हैं कि चुनौतियां, पहले जो जिन चुनौतियों का जिक्र अमित जी कर रहे हैं वो कह रहे हैं पहले तो इन पे तो पार लिया जाए जो चुनौतियां सामने मुंह भाए खड़ी हुई हैं। देखिए सक्सेना जी, सारे क्षेत्रों में एक समग्र विकास का प्रयास जो है वो चल रहा है, और इस तरह से जो है जिस तरह से विकास की गति को बढ़ाया गया है। आज अमित जी जैसे अगर बात कर रहे हैं तो फिर मैं उस कंपैरिजन पे आना पड़ेगा मुझे कि 900 रुपए में मनमोहन सिंह सरकार ने सिलेंडर दिया था, लास्ट गैस का सिलेंडर जो था 900 रुपए का था, और 900 आज 8 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर आज मोदी सरकार में है 9 साल बाद। तो जो है आप कंपैरिजन देखिए, आज 72 रुपए का जो पेट्रोल जो है मनमोहन सरकार ने जब सत्ता हस्तांतरण किया था उस समय उसका रेट जो था 72 रुपए लीटर था। आज जो है मोदी सरकार में आप पेट्रोल कितने रुपए है आपको मालूम है। तो कंपैरिजन में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो महंगाई की बात भी अमित जी करते हैं, तो महंगाई का जो है स्थिरता आई है, 5.5% है, और वहीं जो महंगाई का जो स्तर था मनमोहन सरकार में वो 11 और 13% था। तो जो प्रतिशत अगर आप देखें उसके हिसाब से भी, और आज अगर मध्य प्रदेश का बजट भी देखें तो दोनों में बहुत फर्क है। और जो हम डबल इंजन की सरकार जब बात करते हैं तो मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल जो है वो रेलवे का देना चाहूंगा कि रेलवे में जो बजट था, जो मनमोहन सरकार ने 2014 में जो एक बजट मध्य प्रदेश को दिया था वो था 632 करोड़ रुपए का, और आज जो है मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का सिर्फ रेलवे का जो बजट है वो 13,000। चलिए सचिन जी, वक्त की चूंकि कमी, मैं चाहता हूं कि रमेश जी, मैं एक सीधा सचिन जी को एक जवाब देना चाहता हूं। सचिन जी, एक तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 66 रुपए 2 पैसे पेट्रोल का भाव था, और अब उस समय में एक आपको पेट्रोल और डीजल के भाव में बता दूं कि जब उस समय क्रूड ऑयल क्या था और आज क्रूड ऑयल के भाव क्या है, ये रमेश जी का वर्जन है, और दाल के भाव 60 रुपए थे, मैं उसी पॉइंट पर आता हूं। तेल के भाव उस समय थे, आज क्या है। की शुरुआत की थी अखंड भारत को लेकर, रमेश जी जिस तरह से जो चर्चा चाहे वो अमित जी कर रहे हो या फिर जो कुछ सचिन जी कह रहे हो कि अभी चुनौतियां तमाम सारी चीजें हैं, अगर जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो ये बहुत आगे की चीज़ है। और फिर आपने भी कहा कि जिस तरह की चीज़ें हैं अभी दुरुस्त करने की हैं, जो चाहे क्षेत्रीय दल हो या जिस तरह की चीज़ें भारत से जाकर विदेशों में जो चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये भी तमाम चीज़ें जो मानसिकता है और इस अखंड भारत की तरफ बढ़ते हुए जो कदम है, कहीं ना कहीं इन पर पहले गंभीरता से और पूरी पॉजिटिविटी से काम करने की ज़रूरत है, फिर कहीं ना कहीं उस अखंड भारत की परिकल्पना को साकार। आपने ठीक कहा, सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर व्यक्ति, जो कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में काहू न व्यापा, कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति की समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, इस पर सबसे पहले अंकुश आना चाहिए। इसके साथ साथ सुरक्षा प्रबंध बहुत तगड़े होना चाहिए। सुरक्षा प्रबंधों में देखिए, इतनी चाक चौबंद के बीच भी भगवा डंडा लगा करके एक जीप घुस गई अयोध्या में। तो कुल मिला करके आप अगर ये देखेंगे तो सुरक्षा प्रबंधों में ये लाल बत्ती लगा करके पार्लियामेंट में घुस रही है, या जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो सिक्योरिटी के रूप में उनकी सुरक्षा में लोग तैनात हो गए। तो ये जो कहीं ना कहीं हमको राष्ट्र की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, वो तो आत्मनिर्भरता, उस ये पहले बहुत मजबूत सेटअप बने और उसके बाद फिर अखंड भारत। बेहतर बात कर रहे हैं और जिन चीज़ों का उन्होंने समावेश अपनी इस चर्चा में किया है, पूरी गंभीरता के साथ अगर उस दिशा में काम होगा तो फिर वो समय भी दूर नहीं जिस अखंड भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर जिस तरह से भारत की एक छवि बनी है, मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों पर, इन चुनौतियों पर पार पा लिया तो फिर जिसकी चर्चा आज हम कर रहे थे, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर एक तरफ पूरा देश राममय है और दूसरी तरफ अब चर्चा अखंड भारत को लेकर है। आई इंडिया एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।